हाँ भाई, क्या हाल चाल मेरे सभी शेर शेरनियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिखर बैच में। प्यारे बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने स्टार्ट किया था क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है विलियन। प्यारे बच्चों, इसमें 18 क्लास आपकी हो गई है। आज आपकी 19वीं क्लास है, यानी कि लेक्चर नंबर 19 है। अगर आप इसके पहले के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उन सभी लेक्चर्स को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको आगे का सिलेबस समझ में आए। ठीक है। और जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं या पहली बार हमारे वीडियो पे क्लिक किए हैं, उनके लिए मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, आपके यूट्यूब चैनल पे शिखर बैच लॉन्च किया गया है। ये बैच दोस्तों बिल्कुल फ्री है और 2025-26 सेशन के लिए है। और बच्चों, ये जो बैच है सभी हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है, चाहे वो बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से हो, बस उनका माध्यम हिंदी होना चाहिए। सभी के लिए पर्याप्त है। बच्चों, इस बैच की खास बात क्या है, जिस प्रकार से आपको पेड बैच में नोट्स डीपीपी दिया जाता है, उसी प्रकार से इस बैच में आपको नोट्स डीपीपी बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो देरी किस बात की, चैनल को तुरंत के तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, इस छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे, जो आज का हमारा लक्ष्य है वो है परासरण दाब। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपके पेपर में आते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। और यकीन मानिए कि सवाल की खोपड़ी में आप छेद करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है भाई, तो आ जाओ शुरू करते हैं। ठीक है। लेकिन बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं सर, हर लेक्चर में पिछली चीज़ों को मैं रिवाइज जरूर कराता हूँ। तो आज की क्लास में क्या रिवाइज करने वाले हैं, या फिर आप ये बता दो मुझे पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ाया था। तो बच्चों, आप लोग जवाब दे रहे हो कि सर आप पढ़ाए थे हिमांक में अवनमन। सर ये हिमांक में अवनमन तो हमको अच्छे से समझ में आ गया था, आपने न्यूमेरिकल भी अच्छे से करवा दिया था। तो सर अब बताइए हम आगे क्या करें। तो प्यारे बच्चे, आगे आपको क्या करना है, किताब उठाना है, चाहे एनसीईआरटी लीजिए चाहे रेफरेंस किताब लीजिए। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए हैं अच्छे से आप सॉल्व करिए। जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है, उन सभी टॉपिक्स से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सबको उठाइए, उसकी खोपड़ी में छेद कर दीजिए। और एक गिफ्ट आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं या आ सकते हैं। सबके सब क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ, आप टेंशन न लीजिए, बस प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं परासरण क्या होता है, जिसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना और हमारी बातों को सुनना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या लगेगा सर? बहुत अच्छा लगेगा। पहले मैं अपने हिसाब से इसको समझा देता हूँ फिगर बना के। ठीक है, पहले मैं केमिस्ट्री की भाषा में समझा देता हूँ, उसके बाद आपको डेली लाइफ के एग्जाम्पल से इसको रिलेट कराऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले मान लीजिए हम एक बर्तन लेते हैं। क्या लेते हैं सर? एक बर्तन ले लिए। और बच्चों, इस बर्तन में क्या करते हैं, एक झिल्ली लगा देते हैं। इस प्रकार से एक झिल्ली लगा देते हैं। ठीक है। एक छन्नी हो, झिल्ली का मतलब क्या है पता है बच्चे? यहाँ पे झिल्ली का मतलब है छन्नी। छन्नी जानते हैं? अरे ये वाली छन्नियाँ हो जिससे चाय छानते हैं। जिससे क्या छानते हैं? चाय छानते हैं। अभी आपको मैं बहुत खतरनाक छन्नी दिखाने वाला हूँ, देखना मजा आने वाला है। बस 1 मिनट वेट कर लो, 1 मिनट वेट कर लो, आपको बहुत मजा आने वाला है। जो छन्नी दिखाऊंगा ना, तुम्हारा दिल गार्डन ना हुआ तो मुझे बताना। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा पहले समझ लो। बेटा, हमने एक झिल्ली लिया, झिल्ली जैसे छन्नी, चाय छानने वाली छन्नी, आटा चालने वाली छन्नी, सब छन्नी समझ गया ना? ठीक है, इसमें मैंने एक छन्नी लगा दिया, मतलब एक बर्तन लिया, इस बर्तन में मैंने एक छन्नी लगा दिया। ठीक है, छन्नी लगाने के बाद अब इस बर्तन के 2 भाग हो गए। एक भाग ये हो गया और बच्चों एक भाग ये हो गया। बात समझ में आ रही है ना? 2 भाग हो गए सर। ठीक है, अब दोनों भाग में हम अलग अलग विलियन भर देते हैं। इसमें हम विलियन ए भर देते हैं और बच्चों इस वाले में हम विलियन बी भर देते हैं। ठीक है बच्चे, विलियन बी भर देते हैं। 2 विलियन हमने ले लिया। ठीक है, चलो हमने बेटा यहाँ पे पूरे में क्या भर दिया सर? विलियन भर दिया। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा इसकी सांद्रता C1 मोलर है और इसकी सांद्रता C2 मोलर है। ठीक है बच्चे, सांद्रता तो आप लोग जानते हैं ना, इसकी सांद्रता C1 मोलर है, इसकी सांद्रता C2 मोलर है।
इतनी बात समझ में आई सर? बिल्कुल आई। सबसे पहले हमने क्या किया, फिर हेलो हेलो इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मैंने क्या कहा, एक बर्तन ले लो, एक बर्तन लेने के बाद उसमें एक झिल्ली लगा दो। ठीक है बच्चे, झिल्ली मतलब छन्नी, क्या बोलते हैं सर, छन्नी। और बच्चे अब छन्नी लगा देंगे तो सर इसके दो भाग हो गए, बर्तन के दो भाग हो गए। तो एक में हमने विलयन ए भर लिया, एक में विलयन बी भर लिया, है ना। विलयन ए की सांद्रता C1 मोलर है, विलयन बी की सांद्रता C2 मोलर है। अबे ऐसे समझो, इधर समझो, बर्तन लिए, झिल्ली लगाए, झिल्ली लगाने के बाद एक में तुम पानी भर दो, एक में चीनी पानी भर दो, एक में पानी भर दो, एक में चीनी पानी भर दो। ठीक है, तो दोनों की सांद्रता अलग अलग नहीं होगी सर? होगी सर, तो इसीलिए तो मैंने बोला C1 और C2 मोलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंडीशन ये सपोज करते हैं कि सर C1 की सांद्रता ज्यादा है C2 से, यानी कि ये गाढ़ा है या पतला है, ऐसे समझ लो। इसकी सांद्रता ज्यादा है, इसकी सांद्रता कम है। इसकी, अबे देखो इधर सुनो सुनो, इसकी सांद्रता ज्यादा है ना, इसका मतलब है कि इसमें तुमने चीनी पानी ले लिया। क्या ले लिया सर? चीनी पानी ले लिया। और सर इसमें हमने क्या ले लिया? सिर्फ पानी ले लिया, ऐसे समझो। इस वाले हमने सिर्फ पानी ले लिया। जैसे ही आप इतनी अरेंजमेंट कर देंगे या इतना अरेंजमेंट कर देंगे, क्या अरेंजमेंट सर? एक बर्तन लेंगे, बर्तन में झिल्ली लगाएंगे, ठीक है, जिसको छन्नी बोल दिया हमने गांव की भाषा में। उसके बाद दोनों में अलग अलग विलयन भर देंगे, तो होगा क्या, एक विलयन की सांद्रता कम है, एक विलयन की सांद्रता ज्यादा है। तो बेटा होगा क्या, कम सांद्रता से, मतलब इसकी सांद्रता कम है ना, इसकी सांद्रता कम है, तो कम सांद्रता से जो विलायक के कण हैं, जो इसमें पानी है ना, पानी अकेला है मतलब विलायक है। ठीक है बच्चे, जो विलायक है ना, विलायक के कण क्या होंगे, अपने आप इधर से इधर आने लगेंगे, प्राकृतिक प्रवाह होने लगेगा। क्या होने लगेगा सर? प्राकृतिक प्रवाह। यानी कि सर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन में विलायक के कण अपने आप चलने लगेंगे, अपने आप चलने लगेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? परासरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परासरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परासरण बोलेंगे। वाह सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर। ऑस्मोसिस बोलेंगे, समझे क्या? अब देखो बेटा, विज्ञान की भाषा में इस झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। जैसे किशमिश ले लो, किशमिश के ऊपर एक लेयर होती है। क्या होती है सर? लेयर होती है। अबे किशमिश खाए हो ना? रुको रुको, 1 मिनट को मैं तुमको दिखाता हूं, 1 मिनट को, ठीक है, रुके रहना। एक मिनट, इन बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तब भी बकलोलवा समझ जाए ना तो अच्छी बात है। सुनाई तो नहीं दिया तुम लोगों को? देखो, ये किशमिश तो नहीं है, अंगूर। अभी मैंने बाजार से ही लेके आया है, ठीक है, मार्केट से। देखो ये पूरा का रखा है इसमें, अभी मैंने फ्रूट्स खाए भी नहीं, धुला नहीं है ना, इसलिए। ये अंगूर है ना, इस अंगूर के ऊपर देखो एक लेयर चढ़ी है, लेयर, ठीक है, पतली परत है। अब इसी को सुखा देते हैं तभी ना किशमिश बनती है बाबू, ठीक है। अब इसके ऊपर एक लेयर है, सब लोग जानते हो, ये एक प्रकार की अर्धपारगम झिल्ली है। क्या है दोस्त? अर्धपारगम झिल्ली है। देखो मुंह भाव, क्या मजाक करते हैं सर, ठीक है। इसी तरह जब हम किशमिश लेते हैं, किशमिश को पानी में डालते हैं, तो बेटा देखो होता क्या है, किशमिश के अंदर गाढ़ा गाढ़ा होता, चिपचिपा, उसकी सांद्रता अधिक होती है। अबे जैसे यहाँ पे तुमने पानी लिया था ना और चीनी लिया था, वो गाढ़ा है, उसकी सांद्रता अधिक है। पानी अकेले है तो उसकी सांद्रता कम है। सही बात है कि नहीं सर? सही बात है। इसीलिए जब किशमिश को पनिया में डालते हैं ना, किशमिश वो फूल आता है। कैसे वो फूल आता है? किशमिश को तुमने पानी में डाला, पानी में डाला ना, पानी विलायक है और विलायक उसके अंदर चला जाता है। देखना इधर, इसके ऊपर जो लेरिया है ना, इस लेरिया को पार करके पनिया अंदर चला जाता है और किशमिश फूल आता है अंगूर के जैसा, समझे? यानी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता में विलायक के कण प्रवाह कर गए। इसी को क्या बोलेंगे सर? क्या बोलेंगे सर? अरे क्या बोलेंगे? परासरण बोलेंगे। अब आजा परिभाषा पढ़ते हैं। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्राकृतिक प्रवाह परासरण कहलाता है। प्राकृतिक प्रवाह परासरण कहलाता है। कहने का मतलब ये है बबुआ, कहने का मतलब ये है कि अगर हम किशमिश को पानी में डालेंगे तो पानी अपने आप खुद में खुद किशमिश के अंदर चला जाएगा। तुम नहीं कहोगे पानी तुम अंदर जाओ, नहीं, पानी अपने आप जाएगा। तो एक प्रकार का प्राकृतिक प्रवाह हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इसकी परिभाषा है। आई होप कि आप इसको समझे होंगे। कुछ गांव के देसी भाषा के एग्जाम्पल भी मैं आपके सामने लेके आया हूं, तो ध्यान से देखिएगा।
किशमिश को पानी में डालने पर फूल जाती है क्योंकि पानी अंदर घुसता है। ठीक है। अचार में नमक डालने पर सब्जियां पानी छोड़ देती हैं क्योंकि पानी कोशिकाओं से बाहर आ जाता है। समझिए हमारी बात, ये सब परासरण के उदाहरण है डेली लाइफ। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी से पानी सोखती हैं, ये भी परासरण के क्या है सर, उदाहरण है। ठीक है बच्चे, आई होप कि आप परासरण समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बेटा देखो, आप लोग विसरण जानते हैं? विसरण, विसरण क्या होता है? विसरण, परासरण तो तुम समझ गए, लेकिन विसरण क्या होता है? जिसको अंग्रेजी में डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं बबुआ? डिफ्यूजन। अब कोई बच्चा बताएगा डिफ्यूजन क्या होता है? स्पेलिंग या सही है कि नहीं रे? डिफ्यूजन, जिसको विसरण बोलते हैं। ठीक है। और देखो विसरण में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक बबुनी बैठी है, हाँ, ये क्या करी, यहाँ पे एक अगरबत्ती सुलगा दी। क्या सुलगा दी सर? अगरबत्ती सुलगा दी। अगर ये बबुनी अगरबत्ती सुलगा दी तो बेटा यहाँ पे इसकी खुशबू उड़ेगी और बहुत दूर तक चली जाएगी, बहुत दूर तक चली जाएगी। सही बात है कि नहीं? मान लो कमरे के एक कोने पे मैंने अगरबत्ती सुलगाई, यहाँ तक इसकी खुशबू अपने आप चली गई, अपने आप चली गई। तो जब पदार्थ कण अपने आप, ठीक है, गति करने लगते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं सर? विसरण बोलते हैं। आप सब लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं सर? विसरण बोलते हैं। ठीक है, विसरण। जैसे सेंट मारते हैं, गाना भी चला है ना, सेंट गम कौआ राजा जी, मारी मारे के घुमाओ पूरा गौवा राजा जी। ठीक है, ये गाना आप लोग सुने होंगे, मैंने भी शादी वगैरह में सुना है। हालांकि मैं गाना बहुत क्या ही बताऊँ, मैं ज़्यादा सुनता नहीं। ठीक है, मेरे पास ये साउंड रखा है लेकिन टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन शादी उदी में जाते हैं तो वहाँ सुनने को मिलता है। ठीक है, मारी मारी के घुमाई पूरे गौवा राजा जी, आ जाओ। तो कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि अगर सेंट हम यहाँ पे मारेंगे तो सेंट दूसरी जगह तक उसकी महक चली जाती है। इसका मतलब ये विसरण है। क्या है सर? विसरण है, जिसमें पदार्थ के कण अपने आप क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है, गति करते हैं, इसे क्या बोलते हैं सर? विसरण। तो आपके पेपर में अगर कभी कह दे कि सर परासरण और विसरण में अंतर क्या होता है, तो बेटा जरा ध्यान से समझना। इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है, इसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। भैया सेंट यहाँ पे मारे वहां तक पहुंच गया। ठीक है, सही बात है सर। इसमें केवल विलायक के कण प्रवाहित होते हैं, इसमें विलेय तथा विलायक दोनों के कण प्रवाहित होते हैं। ठीक है सर। इसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन में प्रवाहित करते हैं, जबकि इसमें परासरण के क्या होता है सर? विपरीत होता है। बेटा आपको इसको याद कर लेना है, टेंशन नहीं लेना है। जो समझने वाली चीजें थी यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बेटा, आ जाओ। अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है परासरण दाब, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं सर? ऑस्मोटिक प्रेशर। सर ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? हमारी बातों को सभी लोग बहुत कान खोल के शिद्दत से सुनेंगे और इधर उधर कहीं पे भी नजर नहीं डालेंगे। ठीक है, अपने वाली को भी नहीं देखेंगे, नहीं तो कहो सर लो बीच में अपने वाली को झांक लेते हैं, ये गलत बात है। मैंने एक बर्तन लिया, इस बर्तन में मैंने क्या किया फिर से बताओ तुम लोग? एक सर अर्धपारगम में झिल्ली लगा दी है। अरे सर झिल्ली बोलिए ना, अर्धपारगम और गम का है। अबे केमिस्ट्री पढ़ लो तो केमिस्ट्री की भाषा में बोल दिए तो क्या ही दिक्कत है? एक छन्नी लगा दी, एक अर्धपारगम में झिल्ली लगा दी है। सर ये अलग अलग हो गया, कोई बात नहीं है बाबू, अलग अलग हो गया तो कोई बातें ना है, अलग अलग हो गया। ठीक है सर, इसका मतलब सर आप कहना चाहते हैं सर ये विलियन ए है और ये वाला ई वाला ले विलियन। अच्छे से लिखिए सर, हमको नोट्स एकदम वीआईपी चाहिए। ये विलियन बी है। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा इसकी सांद्रता C1 मोलर है और इसकी सांद्रता C2 मोलर है। ठीक है बेटा, और हमने ये भी आपसे कहा इसका जो प्रेशर है वो P1 ATM है और इसका जो प्रेशर है वो P2 ATM है। ठीक है बच्चे? अरे बेटवा हमने क्या बोला आपसे? अरे हमने क्या बोला कि सर एक बर्तन ले लो, बर्तन में एक झिल्ली लगा दो, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? अर्धपारगम में झिल्ली बोलते हैं, छन्नी बोलते हैं। अबे ये वाला छन्नियाँ देखो ना, ये छन्नियाँ देखोगी ना। अरे सर ये क्या क्या आप क्या लगा दिए सर, कैसी बातें करते हैं सब? कोई बात नहीं तुम्हारा भी कभी दिन आएगा, चांद देख लो। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैंने लगाया है। ठीक है, तो भैया ये छन्नियाँ देख रहे हो ना, इसी को देखना, इन दोनों को ना देखना ना। चलो हाथ लगा दिए, सिर्फ इसको देखो। ठीक है, देख लिए ना, जैसे छन्नी, समझे कि नहीं? इसी को हमने क्या बोला सर? अर्धपारगम में झिल्ली। इसी तरह केमिस्ट्री में भी चीजें होती हैं, तुमको रिलेट करने के लिए मैंने बताया कि सर ये है।
तस्वीर कैसी है कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। आ जाओ, ध्यान से देखना। तो बेटा ये अभी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। उसको क्या तुम लोग उसी में अटके हुए हो। ये विलियन ए था, विलियन बी था, C1 मोलर, C2 मोलर, P1 एटीएम, P2 एटीएम, ठीक है। प्रेशर है, दाब है ना। सपोज करते हैं माना, माना मेरी जान मोहब्बत सजा है। बेटा देखो मैंने कहा C1 ज्यादा है, C2 कम है, यानी कि इसकी सांद्रता ज्यादा है और इसकी सांद्रता कम है। C1 की सांद्रता ज्यादा है, C2 की सांद्रता कम है, ठीक है। और मैंने आपसे एक चीज और कहा मानने के लिए, सर P1 बड़ा है किससे सर, P2 से। P1 बड़ा है किससे सर, P2 से, ठीक है। यानी कि सर इसका जो दाब है, वाष्प दाब है वो ज्यादा है। अरे रे क्या हो रिया है, इसका वाष्प दाब ज्यादा है, इसका वाष्प दाब क्या है, कम है। अबे सुनो ना, इसका वाष्प दाब ज्यादा है, इसका वाष्प दाब कम है, ठीक है। ठीक है सर, इतना कर दिए ना, इतना कर दिए ना सर, कर दिए। अब होगा क्या, जैसे इतना आप कर दिए, सेटअप करने के बाद आपको पता ही है कि इधर से विलायक के कण इधर अपने आप प्रवाहित होने लगेंगे, अपने आप इधर से इधर कण आने लगेंगे। तो इसी को हम क्या बोलेंगे बबुआ, इसी को हम बोलेंगे परासरण। क्या बोलेंगे सर, परासरण, परासरण। लेकिन सर अब हम कुछ ऐसा करते हैं, अरे सर हम कुछ ऐसा करते हैं ना कि जो इधर से कण, विलायक के कण इधर से कम सांद्रता वाले से, कम सांद्रता वाले से अधिक सांद्रता में जो विलायक के कण जा रहे हैं, इसको हम रोक दें। क्या कर दें सर, रोक दें। ऐसा क्या करें कि इसके कण इधर जाए ही ना, रुक जाए। क्या करें सर, रुक जाए। अरे बोलो ना यार, अरे बोलो ना भाई, ऐसा क्या करें। तो सर आप लोग कहेंगे सर ऐसा करिए, इस साइड अगर हम दाब लगाएं, क्या लगाएं, जिधर कम सांद्रता है ना, कम सांद्रता के तरफ अगर हम एक दाब लगाएं, क्या लगाएं सर, दाब लगाएं। इतना दाब लगाएं कि इसका दाब और इसका दाब बराबर हो जाए। अरे आप ये कहना चाहते हैं क्या कि P1 और P2 क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। अगर हम P1 और P2 को बराबर कर दिए तो इधर से जो विलायक के कण इधर जा रहे हैं वो बंद हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा सर, बंद हो जाएगा। यानी कि सर अगर हम बाहरी दाब इस पे लगाते हैं, बाह्य दाब अपने से लगाते हैं और दोनों का दाब बराबर कर देते हैं, यानी कि दोनों का वाष्प दाब बराबर कर देते हैं, दोनों विलयन का वाष्प दाब बराबर कर देते हैं, तो मेरे सर विलायक के कण इधर से इधर नहीं जाएंगे। बोलो ना यार। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, परासरण दाब। क्या बोलेंगे बच्चे, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। परिभाषा पढ़ ले, वह कम से कम बाहरी दाब, ये तुम बाहरवा से लगा रहे हो, बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है, उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। मेरे बच्चे ये परिभाषा हो गई। अब बेटा देखो हमने क्या किया था, साइंस की भाषा में थोड़ा और समझते हैं। इसका P1 था, इसका P2 था, दोनों बराबर नहीं है ना। अब हम क्या करते हैं, P2 की तरफ कुछ बाह्य दाब लगाते हैं। P बाह्य, P बाह्य बोलो या इंग्लिश में P एक्सटर्नल भी बोल सकते हो। P एक्सटर्नल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, P बाह्य, ठीक है। मतलब बाह्य दाब, बाह्य दाब लगाया, ठीक है। गाड़ी CBSE वाली क्या बोलती है, P एक्सटर्नल, ठीक है। तो इतना बाह्य दाब लगाओ कि P1 का वाष्प दाब P2 के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे, परासरण दाब बोलेंगे, ठीक है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात हमनी को समझ आवत हवे। हाँ बेटा देखो, जो परासरण दाब होता है ना, थोड़ा सा कुछ फार्मूला वगैरह बता दूं क्या तुम्हें, सब लोग इधर ही देखना, उसको मत देखना। जो परासरण दाब होता है, पहली बात तो परासरण दाब को बच्चों पाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, पाई से प्रदर्शित करते हैं। और जो परासरण दाब होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है किसके सर, विलयन की सांद्रता के, विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। और बेटा ये समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक लगता है, या फिर हम कह सकते हैं सर परासरण दाब को पाई से लिखते हैं, तो सीधे सीधे पाई लिख दें और इसको हटाएंगे तो बराबर लगेगा और CRT लिख देंगे। C क्या है सर, विलयन की सांद्रता C है, और बेटा RT क्या है, इसको हटाने पे एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है, ठीक है। तो पाई बराबर हमारा फार्मूला आ जाएगा CRT। क्या आ जाएगा सर, CRT। वेयर मतलब जहां, जहां 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 पाई क्या है सर, पाई आपका परासरण दाब है,
परासरण दाब है। और मेरे बच्चे सी क्या है? विलयन की सांद्रता है, विलयन की सांद्रता है। और मेरे बच्चों आर क्या है? गैस स्थिरांक है, गैस नियतांक भी बोल सकते हो। और बेटा टी क्या है सर? तापमान है। टी क्या है सर? तापमान है। और बेटा आर का मान आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है? अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आर का मान आपको दिया रहेगा, ठीक है बच्चे? तो यहाँ पे ये सूत्र हमें मिल जाता है। और भैया आप थोड़ा सा देखो, यहाँ पे आपके सामने मैंने लिखा भी है, ठीक है? जो मैंने सूत्र आपको बताया वही चीजें हैं, ठीक है बच्चे? आई होप कि आप परासरण दाब समझ पाए होंगे। अब यहीं पे एक टॉपिक और है जो परिभाषा आपके पेपर में आ सकती है, एनसीईआरटी में दिया है, अन्य किताबों में भी दिया है, तो इसको भी समझ लेते हैं। इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है बच्चे? जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रतिलोम परासरण, इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि सर ऐसा कुछ हो जाए, जैसे यहाँ पे ये फिगर मैंने आपको बताया है ना, देखो इधर हम लोग कर क्या रहे थे? अलग फिगर लेके बताऊं कि इसी में मैं समझा दूं? बोलो सर, अलग फिगर लेके बताइए तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये बर्तन लिया, हाँ सर ये बर्तन है। इस बर्तन में देखो, जल्दी जल्दी बताते हैं, ठीक है? तो वैसे तुमको याद भी हो जाएगा। इसमें विलयन ए है, इसमें विलयन बी है ना? इसकी सांद्रता C1 है, इसकी सांद्रता C2 है। C1 ज़्यादा है C2 से, ठीक है? सब लोग जानते हो। इसका वाष्प दाब P1 है, इसका वाष्प दाब P2 है। अब भैया परासरण दाब किसको बोलेंगे? जब हम क्या करेंगे सर? जब हम P1 को बराबर कर देंगे किसके? P2 के। लेकिन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? P बाह्य, यानी कि एक बाह्य दाब लगाएंगे। इसमें एक बाह्य दाब लगाएंगे, उतना दाब लगाएंगे कि P2 और P1 क्या हो जाए? बराबर हो जाए। P2 और P1 बराबर हो जाए। क्यों लगाए थे? क्योंकि सर इधर से विलायक के कण इधर आ रहे थे, जब हम दाब लगाएंगे दोनों का दाब बराबर हो जाएगा, तो विलायक के कण इधर से इधर नहीं जाएंगे, रुक जाएंगे। जब दाब लगाएंगे और जब दाब P1 और P2 बराबर हो जाएगा, ठीक है? ये बात होगी। लेकिन अब हम कर क्या रहे हैं? दाब तो लगा रहे हैं, लेकिन अब जो बाह्य दाब है ना, वो अब ज्यादा हो जाए। मतलब होगा क्या? अब होगा क्या? P1 से ज्यादा P2 हो जाए। बाह्य दाब इतना बाह्य दाब दिया जाए P2 को कि अब इसका प्रेशर ज्यादा हो जाए, P2 ज्यादा हो जाए, यह कम हो जाए, चुट्टा कहीं का। तो अब इधर से कण, अब की बारी क्या होगा पता? इधर ज्यादा प्रेशर हो गया तो इधर से कण इधर जाने लगेंगे, फटाफट इधर से उधर कण जाने लगेंगे। तो इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण। परिभाषा पढ़ो। यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करें तो अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। जैसे मान लो इधर चीनी और पानी था और इधर सिर्फ पानी था, ठीक है? जब दाब इसका ज्यादा था, इधर दाब कम था, तो इधर से इधर पानी के कण जा रहे थे, इधर से इधर पानी के कण आ रहे थे। लेकिन हमने प्रेशर ज्यादा कर दिया इधर, तो अब इधर से विलायक के कण इधर जाएंगे, मतलब विलायक के कण इधर से इधर जाएंगे। इसी को प्रतिलोम परासरण बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं सर? प्रतिलोम परासरण। और केमिस्ट्री की भाषा में कैसे लिखेंगे कि सर जो P एक्सटर्नल है, जो बाह्य दाब है, क्या है सर? जो बाह्य दाब है वो ज्यादा हो गया किससे सर? परासरण दाब से। केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलेंगे सर? बाह्य दाब परासरण दाब से ज्यादा हो गया, तो इसी को प्रतिलोम परासरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ बेटा। अब यहीं पे एक टॉपिक और है, सबको निपटा देते हैं, रेल देते हैं। टॉपिक है बेटा आपका, टॉपिक है समपरासारी विलयन। सर ये अब समपरासारी विलयन क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सर ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है, ये तो बता दो बेटा। इसकी परिभाषा पेपर में आती है, सुन लो, समझ लो, सब खत्म हो जाएगा। समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। सुनो मेरी बात, मान लो हमने 2 विलयन लिया, ठीक है? इस तरह से 2 विलयन लिया, ठीक है? ये वाला विलयन है और दोस्त ये वाला विलयन है, ठीक है? दोनों अलग अलग विलयन है। इन दोनों के टेम्परेचर क्या है सर? टेम्परेचर सर समान है। अगर सर तापमान समान है
अगर तापमान समान है तो मेरे भाई ध्यान से देखना, हमने कहा कि इसका जो परासरण दाब है पाई 1 है और इसका परासरण दाब जो है पाई 2 है। मतलब इसका परासरण दाब पाई 1 है और इसका परासरण दाब पाई 2 है। मान लेते हैं ये विलयन ए है, सॉल्यूशन ए है और ये सॉल्यूशन बी है। ठीक है, दो अलग अलग सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, इसका परासरण दाब पाई 1 है और इसका पाई 2 है। अब भाई हो क्या कि समान ताप पर दोनों विलयन का परासरण दाब क्या हो जाए, समान हो जाए, पाई 1 बराबर पाई 2 हो जाए। पाई बराबर क्या होता है मैंने आपको भी बताया है, पाई बराबर CRT होता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया। ठीक है, तो पाई 1 बराबर क्या कर देंगे C1RT और पाई 2 बराबर क्या कर देंगे C2RT। ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं, अरे बोलो यार, कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। हमने दो बर्तन लिया, दोनों में अलग अलग विलयन लिया, एक का परासरण दाब पाई 1 है, एक का परासरण दाब पाई 2 है। तो हमने कहा समान ताप पे हैं तो दोनों का जो है परासरण दाब समान हो गया, तो इसको बोलेंगे समपरासारी विलयन। ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे, इन दोनों विलयन को क्या बोलेंगे, समपरासारी विलयन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि समपरासारी मतलब समान परासरण दाब। ठीक है, अब सूत्र कैसे बना, पाई 1 की पाई क्या होता है, परासरण दाब 1 लगा है, तो भाई देखो सांद्रता दोनों विलयन की अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो नियतांक है R और T, टेम्परेचर और गैस स्थिरांक, वो समान ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने बोल दिया C1RT और C2RT। अब बेटा अगर हम यहाँ से इसको और सॉल्व करना चाहें तो RT से RT कट जाएगा, हम कह सकते हैं कि हमारा सूत्र आएगा C1 बराबर C2। तो भैया समपरासारी विलयन के लिए तो जो हमारा सूत्र होता है C1 बराबर क्या होता है, C2 होता है। क्या होता है सर, C1 बराबर C2 होता है। ठीक है, आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। देखो यहाँ पे बना बनाया भी लिखा है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। दो विलयन है, विलयन ए और विलयन बी, दोनों का परासरण दाब पाई 1 और पाई 2 है। और भैया जब समान ताप पे दोनों का परासरण दाब बराबर होता है तो उनकी सांद्रता भी क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, समान ताप पर दो विलयन, ठीक है, विलयन का परासरण दाब समान होता है तथा सांद्रता भी समान होती है। ठीक है, इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं गहराई में जाके। हालांकि और थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा, एक परिभाषा और लिखी है फालतू की, अति परासारी और अल्प परासारी। अब ये भी किताबों में लिखा होता है तो हम इसको भी बता देते हैं ताकि हमसे पढ़ने वाला कोई भी बच्चा ये ना कहे कि सर हमको समझ में नहीं आया। तो बेटा देखो, इसको पढ़ के सिर्फ समझना है बस, और कुछ नहीं करना है। यदि समान ताप पर दो विलयनों में से एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब से अधिक हो तो अधिक परासरण दाब वाले विलयन को अति परासारी विलयन तथा जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। जैसे मान लो ये एक बर्तन है, ये भी एक बर्तन है, दोनों अलग अलग विलयन है। ठीक है बच्चे, दोनों अलग अलग विलयन है। मान लेते हैं ये विलयन ए है और बच्चे ये विलयन बी है। ठीक है, ये विलयन क्या है सर, बी है ना बेटा। इसका परासरण दाब पाई 1 है, इसका परासरण दाब पाई 2 है। ठीक है बच्चे, अब क्या बोला गया है, यदि समान ताप पर दो विलयनों में से एक विलयन का परासरण दाब अधिक हो तथा दूसरे का परासरण दाब कम हो, तो मैंने कहा मान लो पाई 1 बड़ा है पाई 2 से। ठीक है, हम ऐसे अपने मन से मान लिए कि सर पाई 1 बड़ा है पाई 2 से, यानी कि इसका परासरण दाब ज्यादा है इससे। तो अब इसका मतलब क्या है सर, यदि समान ताप पर दो विलयनों में से एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के परासरण दाब से अधिक हो तो अधिक परासरण दाब वाले विलयन को अति परासारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, जिसका अधिक है इसको क्या बोलेंगे, ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे सर, अति परासारी विलयन। ठीक है, अति परासारी विलयन। और बेटा दूसरे वाले को क्या बोलेंगे सर, अल्प परासारी विलयन, अल्प परासारी विलयन। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया सर, आई होप कि समझे होंगे। परिभाषा पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से बता दें, एक बर्तन ले लो, मतलब दो अलग अलग विलयन ले लो, एक का परासरण दाब पाई 1 है, एक का परासरण दाब पाई 2 है। जिसका परासरण दाब ज्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे, अति परासारी। जिसका परासरण दाब कम होगा उसको क्या बोलेंगे, अल्प परासारी। ठीक है, ये आपके सामने लिखा भी है, अच्छे से देख लीजिएगा।
अब बेटा आओ न्यूमेरिकल्स करते हैं। आपके सारे टॉपिक खत्म हो गए, जितनी भी परिभाषाएं थी, थ्योरी थी, सब कुछ लपेट दिए एक साथ। आई होप कि आप समझ रहे होंगे बेटा। अगर आपको समझ में आ रहा, लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ तक वीडियो देखो तो जीवन में तुम बहुत आगे जाओगे, नो डाउट, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं? और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट बनाए रखो। और इसी तरह हम फ्री में मज़ेदार वीडियो और कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे, आपको मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो आ जाइए, इस सवाल को लगाते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, जो टॉपिक अभी पढ़े हो इसी से रिलेटेड है, ठीक है? 25 डिग्री सेल्सियस पर 5% W/V यूरिया, ठीक है, जिसका अणुभार 60 ग्राम पर मोल दिया है, का परासरण दाब ज्ञात करें। आर का मान आपको दिया है बेटा, ठीक है? गैस स्थिरांक का मान आपको दिया है, ठीक है बेटा? सबसे पहले इसको समझते हैं। टेम्परेचर आपको कितना दिया है सर? सर टेम्परेचर हमको 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, कोई बात नहीं। अब बेटा उसके बाद क्या बोला? 5% W/V दिया है, और आपसे पूछा क्या है सर? परासरण दाब, यानी कि पाई पूछा है। बेटा आप याद करें हमारी पिछली क्लासेस को, तो मैंने आपको बताया था W/V का रिलेशन निकालना। अगर W/V दिया है तो इसका मतलब क्या है सर? इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ, यानी कि सर विलेय का जो द्रव्यमान है, विलेय का जो भार है या द्रव्यमान है सर, वो दिया है 5 ग्राम। और सर यहाँ पे विलियन का आयतन दिया है, इसका मतलब क्या है? विलियन, ठीक है? पिछली क्लासेस को देखो तो मजा आएगा। विलियन का जो आयतन दिया है बच्चों, वो दिया है 100 ml, ठीक है? क्या दिया सर? 100 ml। और बेटा आपको पता है पाई बराबर क्या होता है सर? CRT होता है। C का मान आपको निकालना है, R का मान दिया है, T का मान भी दिया है, ठीक है बच्चे? आ जाओ निकालते हैं, आ जाओ सब लोग निकालते हैं। तो बेटा सूत्र यहाँ लिख दें, पाई बराबर क्या होता है सर? CRT। सबसे पहले C निकालते हैं। C बराबर क्या निकालेंगे सर? C क्या है सर? सांद्रता। क्या है सर? C क्या है सर? सांद्रता है। और बेटा सांद्रता कैसे निकलते हैं? मोल बटे आयतन। कैसे निकालते हैं सर? मोल बटे आयतन। अगर आयतन ml में दिया है तो सर 1000 से गुणा भी करते हैं। क्या करते हैं सर? 1000 से गुणा भी करते हैं, ठीक है? अब मोल कैसे निकालेंगे? भार बटे अणुभार, ठीक है? अब भार कैसे निकालेंगे बेटा? भार सर 5 दिया है, ठीक है? भार देखो, मोल कैसे निकालेंगे? मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है। भार कितना दिया? 5 ग्राम, और अणुभार कितना दिया? 60, ठीक है? इसको डिवाइड करेंगे। अब मैं कैलकुलेटर का यूज करता हूँ जल्दी के लिए, है ना? आप लोग बताएंगे कमेंट करके। 5 बटे क्या करना है सर? 60 करना है। कितना आएगा सर? 0.83, 0.083, ठीक है? ऐसे इतना आएगा। अब यहाँ पे भैया रखेंगे सांद्रता बराबर 0.083 बटे में आयतन 100 दिया है, गुणे में 1000 करेंगे तो बच्चों सॉल्व करने पे कितना आएगा? 2 0 से 2 0 निपट जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। कितना करेंगे? किससे करेंगे? अभी क्या हो रहा है? इधर आ जाओ, देखो इसको करते हैं। अभी क्या हो रहा है? चल ही नहीं रहा है। ये लफड़ा होता है मेरे साथ, कहीं पे मच्छर बैठा होगा इसीलिए नहीं चल रहा है। बताना तुम लोग कहाँ बैठे हैं। चलो मैं फ़ोन से कर लेता हूँ, ठीक है? आप लोग बताइएगा, है ना? दिल है कि मानता नहीं। 0.083 मल्टीप्लाई 10, 0.83। सांद्रता कितना आएगा सर? C बराबर आएगा 0.83, ठीक है? तो अब रख दो यहाँ पे वैल्यू। लेकिन एक चीज़ और आपको करना है, जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में दिया, केल्विन में चेंज करना है। चेंज करने के लिए 273 जोड़ देंगे। आप चाहिए तो 273 जोड़िए, चाहिए तो 273.15 जोड़िए। शुद्ध चीज़ तो यही होता है, लेकिन हम लोग ये ना जोड़ करके हम क्या जोड़ेंगे? 273, ताकि कैलकुलेशन अपनी आसान रहे, ठीक है भाई? अब जोड़ लो भैया, कितना आएगा? और इसको जोड़ो ना, 25 है ना? कितना आएगा बबुआ? 5 3 8 7 2 9, ठीक है? 5 3 8 7 2 9 2, 298 केल्विन। क्योंकि टेम्परेचर का मात्रक केल्विन होता है, इसलिए चेंज कर लेंगे। पाई बराबर C का मान 0.83 गुणे में R का मान कितना दिया है? 0.0821
गुणे में 298। अब फटाक से गुणा करके सारे लोग बताओ कितना आएगा। फटाक से गुणा करके बताओ कितना आएगा। बीस दशमलव 30 समथिंग आएगा। पाई बराबर है ना, मिला लेते हैं आंसर। सही है, ये भी मैंने कहीं सॉल्व किया था। ठीक है, 20 दशमलव समथिंग आ रहा है, तो आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। अरे नहीं सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। अच्छे से समझ में आ गया सबको? ठीक है बेटा, ना आए तो फिर से देखना वीडियो और कमेंट कर देना, अगर ना आए तो मैं बता दूंगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, इसको भी आपको लगाना है। सवाल क्या कह रहा है मेरे बच्चे? ग्लूकोज जिसका अणुभार इतना दिया है। ओ माय गॉड, वीडियो बंद हो गया रे। सवाल खतरनाक थी, वीडियो बंद हो गया। चलो और बताओ तुम लोग क्या हालचाल, कमेंट कर दो अपने दुख तकलीफ को, कोई दिक्कत हो है ना, तो सब कुछ हम सॉल्व कर देंगे। तब तक बोर्ड खुलने दो। वीडियो को बहुत लोग भगा रहे होंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। अगर आप अपने टीचर को मानते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, नहीं तो फिर मन में गाली दे रहे होंगे, क्या बात है। आप दीजिए, आप सुनिए, तब तक मैं इसको थोड़ा सा खा लेता हूँ, फिर है ना, खुलने दो। अबे जल्दी ही खुलेगा, परेशान ना हो। खुल गया, लो। तुमको क्यों दूं मैं, देखो। खुल गया क्या? अबे यार, अगर डिलीट हो गया पूरा नोट्स तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, क्योंकि मैंने जो कुछ भी पढ़ाया था अभी सब डिलीट हो सकता है। तो तुमको नोट्स कैसे मिलेगी? फिर तुम कहोगे अरे सर नोटिया क्या हो गई। खुल जा भोलेनाथ। चल आ गई तेरी नोट्स, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। तो भाई हमने यही तो पढ़ा था अभी, ये वाली सवाल। ठीक है, इसी को हमने पढ़ा था। आ गई सबको समझ में? ये वाला सवाल तुम पढ़ो है ना। अरे नहीं, अरे ये वाला है, सब लोग लगाओ। हाँ, पढ़ो सवाल पढ़ो। मेरा सवाल दिया ग्लूकोज का अणुभार 180 दिया है, का 0.2 एम जलीय विलयन की सांद्रता C बराबर आपको 0.2 एम दिया है। यह मतलब मोलर। ठीक है, यह मतलब क्या होता है? मोलर। 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदला है तो 300 केल्विन दिया है। ठीक है, आपको बदल के दिखाया है क्वेश्चन में। 27 डिग्री सेल्सियस तक केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 जोड़ेंगे तो 300 केल्विन आएगा। ठीक है, परासर आप ज्ञात करना है। क्या है सवाल में? पाई बराबर CRT रख दो। C कितना दिया है? 0.2, R कितना दिया? 0.0, 821, T 300 दिया है। पूरा भाग करके आंसर कमेंट करो, नहीं कंटाप मारेंगे। ठीक है, पढ़ा रहे हैं कि हड़किया रहे हैं, बच्चे हमारे हैं। अगला सवाल जो दिया है प्यारे बच्चे, अगला सवाल जो दिया है आपको, ये जो सवाल है ना भैया, ये जो सवाल है ना, इसको आपको घर से लगाना है, क्योंकि यहाँ पे एक मान दिया है I, वांट ऑफ फैक्टर। इसको या तो फिर अभी रहने दो, अगली क्लास जब पढ़ा लेंगे वांट ऑफ फैक्टर तब लगाना। ठीक है, अभी के लिए तुम आजाद हो, चिल करो, मौज करो, इतना बहुत है। ठीक है, अच्छी क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल बना सब्सक्राइब कर दीजिए। PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्यारा सा कमेंट कर देना, नहीं तो मार खाओगे। लाइक शेयर करते रहिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए दिल से धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, राधे राधे।